स्क्रीन विजिबल है सबको? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। स्क्रीन विजिबल है सब? यस मैम। तो एक करके एक बार सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग निखिल। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने ट्राई किया था ये? दिव्या ने ट्राई किया था। ये हमारे पास उसमें ये तो इजी क्वेश्चन था। इसमें दे रखा था कि वेलोसिटी दे रखी है 15i का मतलब था 15i कैप। जब इनिशियल वेलोसिटी है वो थी 15i कैप, और यहाँ पे मतलब ये कौन सी डायरेक्शन की वेलोसिटी थी? एक्स एक्सिस वाली। एक्स एक्सिस वाली है ना। और एक्सेलरेशन दे रखा है यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में 15i कैप प्लस 20 j कैप। और हमें बताना है फाइंड द y कोऑर्डिनेट एट द इंस्टेंट व्हेन x कोऑर्डिनेट इज 1। मतलब जब x एक्सिस पे डिस्टेंस 180 किया था तब y वैल्यू की वैल्यू बतानी थी। तो डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस इक्वेशन में हमें पता है जब x एक्सिस की बात करेंगे तो डिस्टेंस है 180, वेलोसिटी है 15, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा x एक्सिस में? 15 था, कैप के साथ लगा हुआ है 15 पट कर देंगे। तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं कि किस टाइम पे x की वैल्यू ये थी। फिर ऐसे ही y वाले के लिए जब इक्वेशन पुट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी y वाले केस में 0 है क्योंकि सिर्फ x कंपोनेंट था, और एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में 20 है इनटू जो टाइम की वैल्यू यहां से आएगी बस उसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी थी, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते थे y वाले। ये क्लियर है सबको? अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद द वेलोसिटी v at right angle to the slope inclined at angle theta। मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है यहाँ पे? कितने एंगल से फेंका है हमने? प्रॉपर डायग्राम में भी दिख रहा है कि हमने उस प्रोजेक्टाइल को फायर किया राइट एंगल टू द स्लोप, मतलब यहां से ऐसे ऊपर की तरफ फेंका है। तो ग्रेविटी के कारण उसको कुछ पुल मिलेगा और वो वापस अल्टीमेटली नीचे आ जाएगा। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है इस बार वो सिर्फ y डायरेक्शन में जा रहा है, तो u y ही है हमारी v, और इनिशियली x डायरेक्शन में नहीं वर्टिकली फेंका है तो इसको हम 0 लेंगे। फिर अगर हम देखें तो इंक्लाइन प्लेन पे हमारे पास दो एक्सेलरेशन आते हैं। एक आता है g sin थीटा x डायरेक्शन में, और एक आता है g cos थीटा y डायरेक्शन। और हमें बताना है रेंज क्या होगा। तो रेंज बतानी होती थी जब हमें, तो उसके लिए हमें पहले टाइम निकालना पड़ता था कि किस टाइम के लिए रेंज हो, और रेंज तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट से निकालते थे। तो अगर हम y वाली इक्वेशन लेते p प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जितना वर्टिकली ऊपर गए उतना ही नीचे भी आता है y डायरेक्शन में, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती थी। और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे सारी की सारी y में थी v t, और एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में हो जाता था g cos थीटा इनटू टाइम का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग इजीली टाइम की वैल्यू निकाल की, और फिर अगर यही सेम इक्वेशन में x एक्सिस के लिए यूज करूं उससे हम रेंज निकाल सकते थे। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? ये भी यस मैम। यस मैम। फिर हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ है। ये किसने ट्राई किया था, किस किसका करेक्ट था? ट्राई किया था किसी ने? okay. क्या ऑप्शंस आए आपके नीलेश एंड दिव्या? सेकंड। मैम मेरा फर्स्ट है। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास इस केस में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी और टाइम का कैसा रिलेशन होगा? एक्सेलरेशन वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ से मिलता है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मतलब वेलोसिटी और टाइम का स्लोप कांस्टेंट है। यस मैम। है ना? यस मैम। स्लोप कांस्टेंट है तो इसका मतलब हमारे पास स्ट्रेट लाइन
है। स्लोप कांस्टेंट होने के लिए स्ट्रेट लाइन जरूरी। तो देखते हैं पहले स्ट्रेट लाइन कहाँ कहाँ पे बन रही है। सारे ऑप्शंस पे बन रही है एक्सेप्ट थर्ड। तो थर्ड वाला तो वैसे ही कैंसिल, ये पॉसिबल ही नहीं। अब इन तीनों में पहले स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब हमारे पास सेकंड फेज आया यहां से यहां तक, इतने में एक्सेलरेशन कितना है? 0. 0. 0 है, एक्सेलरेशन बना हुआ ही नहीं है। तो एक्सेलरेशन नहीं है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, है ना। वेलोसिटी कांस्टेंट देखते हैं। तो अगर हम डी वाला ग्राफ देखें तो उसमें वेलोसिटी बदल रही है, पर ए और बी दोनों में ही कांस्टेंट आ रही है। यहाँ पे देखो वेलोसिटी इस बीच वाले फेज के लिए कांस्टेंट आ रही है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। फिर अब लास्ट वाला देखते हैं। तो लास्ट वाले में नेगेटिव एक्सेलरेशन है पर कांस्टेंट है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी बढ़ती है या कम होती है? but कम होती है। बढ़ती है. पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी बढ़ती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी कम होती है। तो हमारे पास अगर हम ग्राफ देखें ए और बी में, तो ए वाले में तो टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, पर बी वाले में वेलोसिटी धीरे धीरे कम होके फिर यहाँ पे आ गई। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो गया। क्लियर है सबको ये भी? Yes, ma'am. Yes, मैम. ma'am. फिर यहाँ पे असर्शन और रीजन का क्वेश्चन था, ये भी बहुत इजी था। अ बॉडी हैविंग नॉन जीरो एक्सेलरेशन कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब एक ऐसी बॉडी जिसमें नॉन जीरो एक्सेलरेशन है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी हो? नो मैम. No, ma'am. तो ये तो डायरेक्टली पता है नहीं पॉसिबल। अब रीजन देखो, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे पास यहाँ पे असर्शन इनकरेक्ट है और रीजन करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। B. क्लियर है ना सबको ये तो? Yes, Yes, ma'am. यस ma'am. मैम. अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा? जब हमारे पास यहाँ पे बारिश गिर रही है और एक आदमी चल रहा है, उसको पीछे से बारिश लग गई, मतलब इस तरफ चल रहा है और यहाँ पे पीछे से इसको बारिश लग रही है, कितनी स्पीड से? 5 किलोमीटर पर आवर से। अब यहाँ पे बोला है कि स्टार्ट्स रनिंग इन द सेम डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब उसी डायरेक्शन में अगर जाने लग जाए एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू हिम विल बी, क्या होगी? बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? यहाँ पे एक आदमी था, उसको बारिश पीछे से लग रही है, अब उसको एक्सेलरेशन मिल गया, मतलब एक स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है। तो क्या यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी जो बारिश की है वो कम होगी या ज्यादा होगी? आप खुद सोचो, आप बारिश में चल रहे हो, बारिश तिरछी आ रही है और पहले वो धीरे धीरे लग रही है, फिर आप तेज चलने लग गए, ठीक है, तो ज्यादा लगेगी या कम लगेगी तेज चलने? पहले कम लगेगी उसके बाद ज्यादा लगेगी। पहले कम लगेगी उसके बाद ज्यादा, क्यों? पहले वाला कौन सा केस बोल रही है? इसमें हो रहा है ये वाला पहले या वैसे ही पहले? मैं ये पूछ रही हूँ, आप बारिश में खड़े हो, आप धीरे चल रहे हो 10 मीटर पर सेकंड से, फिर आपने स्पीड बढ़ाई तो बारिश ज्यादा लगती है कम लगती है? कम. कम लगती है ना। तो हमें ये पता है कि स्टार्टिंग में तो डिक्रीज होगी, पर जब हम बिल्कुल और ज्यादा तेज चलने लग जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा कि हमें बारिश कैसी लगेगी? ऐसे वापस से ऐसे स्ट्रेट एंगल बन जाएगा या इंक्लाइंड और ज्यादा होता जाएगा, ऐसे होगा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना। यस अब मैम. इस केस में देखो, ग्रेविटी के कारण बारिश नीचे ही आनी है, तो अल्टीमेटली वापस से उसी सिचुएशन में पहुंच गया जो सबसे पहले थी। तो पहले तो जब तक ये इंक्लाइंड पे है तब तक तो हमें कम बारिश लगती है, पर जैसे जैसे हम और ज्यादा तेजी से चलने लग गए वो बारिश वर्टिकली हो जाती है और हमें ज्यादा लगती है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम. फिर क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, मैम इसका प्लैनेट, आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, ये वाला ऑप्शन सी। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर क्वेश्चन नंबर 6 में है, अ प्लैनेट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 पॉइंट फ्रॉम द अर्थ, इट्स डायमीटर इज दिस। हमें डायमीटर ऑफ द प्लैनेट बताना। तो अगर मेरे पास एक प्लैनेट यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, और अब यहाँ से डिस्टेंस देखना है इसका, मतलब ये हमें दे रखे ले, और हमें यहाँ पे
एंगुलर डायमीटर दे रखा है, मतलब ये थीटा भी दे रखा है, और हमें बताना है डायमीटर ऑफ द प्लैनेट। तो ये है डी, ये है स्मॉल डी, और ये है थीटा। जैसे हम लिखते हैं थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ऐसे ही यहाँ पे आर के डायमीटर बन रहा है, और जो रेडियस है वो हमारे पास ये डिस्टेंस है दोनों प्लैनेट्स के बीच। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, पर अब निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमने फॉर्मूले से देखा है डिवाइड और मल्टीप्लाई का फॉर्मूला। तो डिवाइड के केस में हम क्या देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स, यस मैम। है ना। तो हमें देखते हैं दोनों चीजें जो डिवाइड होंगी उनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो आंसर में भी 4 होने चाहिए। अगर आप डायरेक्टली देखो तो सिर्फ ए ऑप्शन में ही 4 है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ए वाला। ए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जिसमें क्यूब रखा हुआ है और हमें बताना है ये जो डिस्टेंसेस ले रखे हैं हमने दो फेसेस पे, एक ये साइड वाला ए बी ओ डी ये वाला, और एक पीछे वाला है इसी के साथ जो लगा हुआ है बी ई एफ ओ, ये दो फेसेस है। और इन फेसेस के सेंटर पे दो पॉइंट ले लिए, एक ले लिया जी, एक ले लिया एच, और हमें बताना है जी से एच वेक्टर क्या होगा। तो जब हम नॉर्मल केस पढ़ते थे जिसमें दो पॉइंट होते थे ए और बी, और इन दोनों के वेक्टर होते थे R1 और R2, तो हम पोजीशन वेक्टर कैसे बताते थे ए से बी तक, ए से बी वाला वेक्टर कैसे बताते थे, बी माइनस ए, है ना, बी माइनस ए करते थे, R2 में से R1 को माइनस करते थे, या R1 में से R2 को माइनस करते थे, पर उसके लिए R1 और R2 पता होने चाहिए। तो इनमें से एक निकालते हैं पहले, जैसे जी निकालते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो अगर हम यहाँ पे फिर से ड्रॉ करें, ये हो गया प्रॉपर, और यहाँ ओरिजिन यहाँ पे है और यहाँ से एक पॉइंट है बीच में जी, ए ए, और ये बिल्कुल सेंटर पे है। इसका मतलब हमारे पास इस हाइट के भी सेंटर पे होगा और इधर से भी सेंटर पे भी होगा, तो मतलब a/2 कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है, ऐसे होगा, यस मैम। यस मैम। है ना। तो अब अगर मेरे पास ये जो एक्सिस है, अब आप ध्यान से देखो फिगर में, ये वाली है z एक्सिस और ये वाली है x एक्सिस, और ये जो पॉइंट है OG, उस पे मेरे पास z एक्सिस पे डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, मतलब ये वाला हिस्सा a/2, और x एक्सिस पे जो रास्ता है वो उसने कवर किया वो भी a/2। तो मैं OG वेक्टर लिखती हूँ, वैसे लिख सकती हूँ a/2 i कैप प्लस a/2 k कैप, ऐसे लिख यस सकते मैम। हैं यस मैम। ना। ऐसे Yes, ma'am. h वाला है बिल्कुल ऐसी कंपोनेंट्स आएंगे a/2 और a/2, बस फर्क क्या हो जाएगा, उसमें यूनिट वेक्टर बदल जाए, उसमें एक ये z वाला है और एक y वाला, तो जहां पे i था वहां पे j लग गया और z की जगह k ही लगेगी। अब हमें दोनों को माइनस करना है, अब आप किसी को भी दोनों में से माइनस करके देख सकते हो, हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो मैच करेगा। दोनों को माइनस करेंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, मतलब आंसर में a/2 आना चाहिए और j और i आना चाहिए, वो सिर्फ सेकंड ऑप्शन में। क्लियर है ये भी सबको। यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था जिसमें फोकल लेंथ का फॉर्मूला बना हुआ था और हमें बताना था रिलेटिव एरर। तो जब हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे ए बी सी डी और इनकी कुछ अलग अलग पावर्स होती, तो इस केस में हमारे पास x होता था, 1/x नहीं होता, पर यहाँ पे फॉर्मूले में 1/f है, तो इसको यूज करने के लिए पहले तो ये f न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड एलसीएम लेते हैं, 1/f इक्वल्स टू uv इंटू u प्लस v। यहाँ से f का फॉर्मूला आ गया uv अपॉन u प्लस v। अब ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई में है और ये पूरी टर्म डिवाइड में, और मल्टीप्लाई डिवाइड में हम रिलेटिव एरर यूज करते हैं, जिसमें आता है जो चीज दे रखी है पहले उसका एरर, मतलब डेल्टा f अपॉन f, फिर राइट साइड में जो जो टर्म है उनको लेंगे एक एक करके, डेल्टा u अपॉन u, डेल्टा v अपॉन v, और डिनोमिनेटर में जो पूरी टर्म है उसको इकट्ठा रखेंगे u प्लस v अपॉन u प्लस v। ये पूरा हमारे पास एरर हो गया। ये जो है हमारे पास है ऑप्शन 4। क्लियर है ये भी सबको। Yes. यस मैम। मैम।
अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास 9th ट्राई किया था किसी ने? तो 9th में हमारे पास क्या था? हमारे पास था ए और बी वेक्टर है और उनके बीच में एंगल थीटा, मतलब ये है ए, ये है बी और ये पूरा एंगल है थीटा। अब ए प्लस बी मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट, यही मतलब है। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो वो तो इनके बीच में बनेगा कहीं यहाँ पे, और वो बना रहा है कितना? एंगल अल्फा बना रहा है ए वाले के साथ, मतलब ये दे रखा है अल्फा और ये है ए प्लस बी। तो अगर हम निकालते थे तो पैरेललोग्राम से निकल सकता है डायरेक्टली। tan अल्फा हो जाएगा हमारे पास, ऊपर वाले के साथ साइन लगता है, बी साइन थीटा, और थीटा की जगह यहाँ पे क्या आएगा? अल्फा अल्फा। आएगा या थीटा आएगा? Alpha. अल्फा यहाँ इधर वाले में लगता है, उधर वाले में थीटा ही लगता है। बी Theta. साइन थीटा और ए प्लस बी कॉस थीटा, ऐसे ही बनेगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और a माइनस बी के केस में बस यहाँ पे एक्स्ट्रा माइनस का आ जाएगा डिनोमिनेटर में, कि जो एंगल है वो क्या है? बाहर से लगता है। या फिर हम ऐसे भी मान सकते हैं कि एक वेक्टर पॉजिटिव है, एक वेक्टर नेगेटिव है। तो हमारे पास उस केस में यहाँ पे डिनोमिनेटर में a माइनस बी कॉस थीटा आएगा। ये समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और फिर बस इन दोनों को ऐड करना था। तो हमारे पास जब हम ऐड करेंगे तो a माइनस बी कॉस थीटा और a प्लस बी कॉस थीटा एलसीएम लेंगे तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं एलसीएम क्या आएगा। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? a प्लस बी ए माइनस एक्स, A square minus B Square square. minus B square cos square theta. करेक्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा, वो बस इन दोनों ऑप्शंस में है। फिर हमें यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ऊपर भी तो एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई होंगी, Yes, है ना? ma'am. Yes, ma'am. बस उनको सॉल्व करके हमें देखना था कौन सा न्यूमरेटर मैच कर रहा है। इसमें कोई डाउट है किसी को? No, ma'am. No, ma'am. फिर क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है दो वेक्टर्स ए एंड बी और उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी और बी का मैग्नीट्यूड बी। देयर प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर आई प्लस जे इज इक्वल, और एक वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, दूसरा बता। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन दिस का मतलब है, जब मैंने बताया था जैसे ए डॉट बी, उसको लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, और ये बी कॉस थीटा जो टर्म होती थी वो क्या होता था? बी का प्रोजेक्शन ए पे। याद आया सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो ऐसे ही अगर मैं ए का प्रोजेक्शन निकालूं तो भाई वो आएगा 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट आई प्लस जे, ये एक टर्म बनेगी, जैसे यहां से आ जाएगा 7। और राइट साइड में बचा मेरे पास ए का मैग्नीट्यूड इनटू इस टर्म का मैग्नीट्यूड जो है √2 और कॉस थीटा। अब क्वेश्चन में बोला था ए का मैग्नीट्यूड इसके ऊपर, मतलब ए कॉस थीटा वाली टर्म तो मेरे को चाहिए ही थी, और इसकी वैल्यू आ रही है 7/√2। अब मेरे को देखना था उनमें से कौन से ऑप्शन में ऐसा पॉसिबल। तो पहली बात, हमें दो कंडीशन चाहिए, तो मैग्नीट्यूड सेम हो। तो अगर आप सी और डी ऑप्शन देखोगे तो इनका मैग्नीट्यूड तो पॉसिबल ही नहीं है, डिफरेंट आएगा, 5 नहीं आएगा। यहां से बचा क्या? ए और बी। तो हमें पता है कि ए तो हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा, सेम ही चीज है। तो बी के लिए चेक करना था कि क्या ये जो डिफरेंट वाला है ये पॉसिबल है। अगर ये है तो ठीक है, वरना ए हो जाएगा। तो बी के लिए भी चेक करोगे तो यहाँ पे 4i प्लस 3j, फिर से डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वही आएगा 4 प्लस 3, ये भी 7 ही देगा और हमारे पास सेम ही वैल्यू आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड होगा। क्लियर है ये भी सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. फिर हमारे पास एलिमेंट में था एक पार्टिकल मूव कर रहा है एक सर्कल में, रेडियस r है, यूनिफॉर्म स्पीड है v। द एक्सेलरेशन a वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज। अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन लगता है? Centripetal. सेंटीमीटर लगता है। और अब आप ध्यान से देखो, इस तरफ लग रहा है, और अगर हम यहाँ पे ना ज्यादा सॉल्व ना करें, वैसे ही देखिए, तो उसको हम आगे ऐसे प्रोड्यूस करा सकती है, वो इधर लग। और इस कोऑर्डिनेट इस क्वाड्रेंट में बात करूं तो होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सी चीजें नेगेटिव होती हैं एक्स और वाई में से?
थर्ड वाले में कौन कौन सा नेगेटिव होता है, x और y में से? दोनों नेगेटिव दोनों नेगेटिव होते हैं। दोनों नेगेटिव होते हैं, वो सिर्फ ऑप्शन डी में है, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगर आपके पास Yes, मतलब ma'am. दो तीन ऑप्शन है, तो उस केस में भी आप देख सकते हो कि हमें पता है v स्क्वायर अपॉन r होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये है मेरे पास एंगल थीटा, और ऐसे यहाँ पे एंगल थीटा आ रहा है, मतलब जो x कंपोनेंट है उसमें आएगा cos, अगर इस वेक्टर को मैं दो पार्ट में तोड़ूंगी, और इस वाले में आएगा साइन। और यही अगर आप यहाँ पे देखो तो x वाले में तो cos आ रहा है और y वाले में साइन आ रहा है। ये भी क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. फिर क्वेश्चन नंबर 12 में है हमारे पास हमारे पास दो कार्स हैं, वो सेम लाइन में मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन में, मतलब वो भी इधर जा रही है और दूसरी भी इधर ही जा रही है, और हमारे पास ये बी वाली जो कार है वो ए का पीछा कर रही है, और हमें बता रखा है द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, कि इनके बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस। अब यहाँ पे बोला है इनिशियली सेपरेशन 100 मीटर, जब स्टार्ट हुआ तो गैप 100 मीटर था, और रिलेटिव वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड। तो हमें बताना है वो टाइम जब डिस्टेंस क्या होगा दोनों के बीच में, 30 मीटर, और यहाँ पे बोला हुआ है स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए। अगर वो ये नहीं लिखते कि स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, तो क्या कभी बी ए का पीछा कर पाता? नो नो मैम। मैम। कभी भी नहीं कर पाता। और हमें यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है कि बी की ज्यादा ए से, मतलब एक 30 मीटर पर सेकेंड वी बी माइनस वी ए की वैल्यू हो सकती है ना, इसी का आंसर आएगा पॉजिटिव 30 की, Yes, ma'am. ज्यादा है ए से। और अगर मैं वी ए माइनस वी बी करूंगी तो यही चीज नेगेटिव 30 आ जाएगी, क्योंकि ए की कम है बी से। ये क्लियर है ना सबको? यस यस मैम। मैम। और हमें पता है ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है डिस्टेंस, तो हम लिख सकते हैं वी ए बी, और प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा कांस्टेंट के एक्स। जब स्टार्ट हुआ टाइम तो हमारे पास दोनों के बीच में जो सेपरेशन था वो था 100, जो रिलेटिव वेलोसिटी थी वो थी 30। अगर हम -30 वाला ले रहे हैं यहाँ पे केस, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन बी एंड ए बोला, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे ये वाली वेलोसिटी लेंगे, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई -3/10। अब अगर हम देखें तो इसी इक्वेशन में हमें डिस्टेंस पता है, बात के लिए 30 मीटर है, तो उस केस के लिए वेलोसिटी पता लगा सकते हैं। और अगर मेरे को वेलोसिटी पता है तो हम टाइम कैसे पता लगा सकते हैं? वेलोसिटी वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इस केस में क्या होगा, हमारे पास ये x वाली टर्म इस dx के पास जानी चाहिए, तो यहाँ पे x आ गया और ये k dt आ गया। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है। 1। तो हमारे पास log x होता है। यहाँ पे तो इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा, इस साइड जब इंटीग्रेशन करेंगे तो याद रखना log x है, और जो लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास इनिशियली डिस्टेंस था 100 और फाइनल डिस्टेंस है 30, तो वही पुट करेंगे, और इसके लिए टाइम था 0 और हमें फाइनल टाइम निकालना। क्लियर है क्वेश्चन भी सबको? यस मैम। तो क्वेश्चन नंबर 13 तो हो गया होगा सबसे, यस मैम। पॉलीगन लॉ था, इजी था। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास है पिच एंड नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल दे रखा है, तो पिच की वैल्यू भी दे रखी है, नंबर ऑफ डिवीजन की भी दे रखी है, तो लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.5/100। फिर यहाँ पे बोला है जब स्क्रू गॉज को पूरा टाइट कर रखा था, उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, तब इसका जो 0 है सर्कुलर स्केल का, वो क्या है, 3 डिवीजन बिलो था मेन लाइन। इसका मतलब ये कौन 0 एरर है या नहीं, ये बताओ। मैम इसमें एरर है। 0 एरर है। और कौन से वाला है, पॉजिटिव वाला है या नेगेटिव वाला है?
देखो हमारे पास जब हम घुमाते हैं उसे ऐसे घुमाते हैं चाबी को, है ना, ऐसे घुमाते हैं, तो यहाँ पे जीरो के ऊपर पॉजिटिव आ जीरो होना रहा है। चाहिए, जीरो के पॉजिटिव एरर है, जीरो के ऊपर जीरो होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है, जो मेन लाइन है ये वाली लाइन उससे 3 डिविजन्स नीचे है हमारा स्केल, यहाँ पे जीरो आ, ये समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. तो इस केस में क्या है, हमारा जो स्केल है वो कुछ आगे चल रहा है तो पॉजिटिव एरर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे रीडिंग देखें तो हमारे पास जब स्क्रू गॉज होता है तो मेन स्केल की एज इट इज लेते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखे है 5.5 मीटर, फिर हमें 48 हमें रिस्पेक्टिवली दे रखी किसकी, सर्कुलर स्केल की, तो 48 वाली को हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, पर क्योंकि पॉजिटिव एरर है मतलब कुछ रीडिंग आगे चल रही है, तो हम जो भी वैल्यू आगे चल रही है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, और कितनी वैल्यू आगे चल रही है, लीस्ट काउंट, और कितने डिवीजन आगे चले, 3, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। क्लियर है अभी सबको? यस मैम। Yes, ma'am. फिर हमारे पास क्वेश्चन 15 था, 19 डिविजन है मेन स्केल की इक्वल टू 20 डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो 20 VS इक्वल टू 19 मेन स्केल, तो 1 VS आ जाएगा हमारे पास 19/20, और लीस्ट काउंट हो जाएगा 1/20 ऑफ मेन स्केल। फिर हमारे पास यहाँ पे बोला है in measuring the diameter the main scale reads 35 divisions and fourth division of vernier coincides with main scale division। अब हमें बोला है कि 35 डिविजन है मेन स्केल की, और मेन स्केल की एक रीडिंग mm के बराबर है, तो 35 इंटू 1 mm आ जाएगी मेन स्केल की रीडिंग, यही यस आएगी। मैम। Yes, ma'am. और लीस्ट काउंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1/20, और एक मेन स्केल मिलीमीटर के बराबर है, तो हम यहाँ 1/20 ऑफ मिलीमीटर लिख सकते हैं। तो ये जो लीस्ट काउंट है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें किसी वर्नियर स्केल वाली रीडिंग के साथ, और उसके लिए भी नंबर दे रखा है ये 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या, क्योंकि यहाँ पे कोई एरर की बात नहीं करी है तो एरर को हम यहाँ पे 0 लेंगे, फिर यहाँ से जो निकलेगा वो डायमीटर निकलेगा, रेडियस के लिए उसका हाफ कर देंगे। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अब यहाँ पे हमें बोला है पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद एक्सेलरेशन डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन गिवन बिलो, इफ द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर द टाइम, हमें बताना है m कांस्टेंट क्या है। तो अगर हम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में देखें तो ये रिलेशन होता है डबल डेरिवेटिव, यस मैम। पर अभी Yes. आप लोगों ने इसका इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, तो इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। क्या हम लिख सकते हैं, बोलो केशव, कुछ बोल रहे थे आप? No, ma'am. तो एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब क्योंकि मेरे एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ही है, तो अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, जैसे हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने में यूज करते थे, सॉरी थर्ड वाली, तो हमारे पास dx अपॉन dt हो जाएगा v इंटू dv, और यहाँ पे जो dx बचा उसको एक्सेलरेशन के पास लेता। ये समझ आया सबको? यस मैम। Yes, और ma'am. अब Ma'am. अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखूं mx माइनस v नॉट स्क्वायर अपॉन x नॉट इंटू dx, तो आप देखो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है उसमें सिर्फ x की टर्म है, ध्यान दो ये v नॉट स्क्वायर और x नॉट कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन जब करोगे तो इनके कांस्टेंट के साथ बस एक x लग जाएगा, इन पे कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये कांस्टेंट चीज, जिसमें हम लिमिट पुट करके m की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये भी क्लियर है सबको? यस मैम। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h। हमने यहाँ से एक बॉल को छोड़ा और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द लास्ट सेकंड इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन फर्स्ट 3 सेकंड्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट 3 सेकंड मतलब 0 से 3 सेकंड जब टाइम हुआ उसका डिस्टेंस है, तो उसमें कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं,
ये वाली यूज करते हैं, S is equals to U plus half at square. ये वाली यूज करते हैं। तो अगर हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, तो इसमें जब हमने ऊपर से ड्रॉप करा तो कितनी इनिशियल वेलोसिटी होगी? 0. 0. 0. जीरो। और एक्सेलरेशन 0. जीरो। करेक्ट। और यहाँ पे बोला है जो लास्ट सेकंड है वो वाला डिस्टेंस इसके बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वो कुछ x सेकंड, x नहीं लेते, इसको लेते हैं फॉर एग्जांपल p सेकंड के लिए वो हवा में था कुछ पर्टिकुलर। तो अगर मैं निकालूं कि p सेकंड में कितना ट्रैवल करा, तो यहाँ पे बस UP प्लस हाफ AP स्क्वायर यही आएगा कि टोटल इतनी सेकंड्स में करा। Yes, ma'am. Yes, Yes, sir. ma'am. और जो लास्ट सेकंड है मतलब वो pth सेकंड है, तो उसके लिए तो फॉर्मूला होता था u प्लस a/2 2p माइनस 1, यही होता था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इस इक्वेशन को और जो पहले हमने जब टाइम 3 पुट करा था उनको इक्वेट करके हमें निकालना था कितनी सेकंड वो हवा में रहा। जैसे ही सेकंड पता चलते, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 10 सेकंड, तो हम क्या करेंगे, इस 10 सेकंड को इसके अंदर पुट कर देंगे और हमारे पास टोटल हाइट आ जाएगी। क्लियर है ये भी? Yes, ma'am. फिर क्वेश्चन नंबर 18 में है द सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज द राइट एंगल्स टू द डिफरेंस। मतलब a प्लस बी का सम जो है उसका डॉट प्रोडक्ट a माइनस बी के साथ क्या होना चाहिए अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है? अगर दो चीजें परपेंडिकुलर होती है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0. cos 0 होता है, cos 90 आ जाता है। पर अगर हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आएगी a डॉट a, सेकेंड टर्म आएगी b डॉट b और वो भी यहाँ पे माइनस के साइन के साथ। फिर आएगा मेरे पास प्लस a डॉट b माइनस b डॉट a, ऐसी आएगी मेरे पास वैल्यू। ये वाला नेगेटिव है, ये Yes, वाला। ma'am. अब देखो ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए अगर स्केलर प्रोडक्ट है, और मैं चाह रही हूँ इस पूरे की चीज 0, और सिर्फ डॉट से मेरे को a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है और इससे b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसका मतलब a का मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ये तभी पॉसिबल है। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो गया। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. फिर Yes, क्वेश्चन नंबर 19 था हमारे पास। ये तो सबने ट्राई करा होगा, डायरेक्ट डायमेंशनल का फॉर्मूला है कि जो मास है वो Yes, डिपेंड ma'am. कर रहा है वेलोसिटी की कुछ पावर पे a पे, इंटेंसिटी की कुछ पावर b पे और ग्रेविटी की पावर c पे। जैसे बस फॉर्मूला लिख देते हैं LT माइनस 1a, डेंसिटी मतलब ml माइनस 3 की पावर b और LT माइनस 2 की पावर c। और लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो मास है सिर्फ, तो m की पावर 1। इससे इक्वेट करके हमें बनाना था। क्वेश्चन नंबर 20 अभी आप लोगों ने नहीं करा होगा, करा था मैम किसी एक ने? बार 19 पूरा करके दिखाना। 19 पूरा करके दिखाओ। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे कंपेयर करें तो मास की पावर b आ रही है, हाँ m की पावर b आ रही है, और l की पावर हमारे पास है 1 माइनस 3b प्लस c, और t की पावर है A minus 3B. माइनस 2c। Sir, हाँ a A माइनस minus 3b, 3B. a माइनस 3b, सॉरी। तो अगर हम यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड में सिर्फ m है तो b की वैल्यू 1 हो गई। yes, ma'am. तो अब वो हमारे पास 3 ऑप्शन में आ रहा है, तो हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते b की, मतलब तो फर्स्ट ऑप्शन कट हो गया। अब हम देखते हैं और कोई वैल्यू। जैसे अगर हम देखें सेकेंड इक्वेशन, तो a माइनस 3b मतलब 3 प्लस c, और लेफ्ट साइड में ये टर्म है ही नहीं तो मतलब ये 0 हो गया। a प्लस c इक्वल्स टू 3, और इस वाली टर्म से जो टाइम वाली है माइनस a माइनस 2c इक्वल्स टू 0, दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ से आएगा मेरे पास माइनस सी इक्वल्स टू 3। तो c की वैल्यू माइनस 3 आ गई, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. मतलब g के ऊपर हमारे पास माइनस 3 आ रहा है।
अब वो भी आप देखो सी ऑप्शन में भी है, डी ऑप्शन में भी है। तो अब हमें लास्ट में ए भी निकालना पड़ेगा। तो ए के लिए हमें पता है ए प्लस सी इक्वल्स टू 3 है। हमारे पास सी की वैल्यू आ गई -3, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 6। वो सिर्फ ऑप्शन 4 में है। क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. 20th क्वेश्चन अभी के लिए आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि अभी आपने ये नहीं करा होगा। ट्राई किया था किसी ने? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. वो कंसेप्ट बेसिकली 12th में यूज करते हैं हम लोग, जब आप इंटीग्रेशन भी पढ़ते हैं कि जब हमें एवरेज चीज निकालनी होती है तो हम इंटीग्रल कर देते हैं। जितना भी हम केस ले रहे हैं, जैसे अगर हम टाइम की बात करें तो टोटल टाइम पे, और डिवाइडेड बाय टाइम का इंटीग्रेशन। एंगल ले रहे हैं तो एंगल का टोटल इंटीग्रेशन, और डिवाइड बाय फिर से एंगल का इंटीग्रेशन। तो आप अभी आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, एवरेज वेलोसिटी वाला। ये 12th में यूज होगा मोस्टली। फिर ये सारे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में, या हो गए थे सारे? Ma'am, 25. 25th, 24. 24th. To find the distance t which is significant. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है दिव्या। 24th डायमेंशनल फॉर्मूले वाला था। बस हमें यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना था किसका? डिस्टेंस का। और डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा था? मास डेंसिटी पे, मतलब रो पे। और हमारे पास यहाँ पे इंटेंसिटी। क्या पता लग गया लग गया पता? बस हमें ये वैल्यूज बतानी, जैसे ऊपर एबीसी निकाला है। मैम। हाँ। और क्वेश्चन नंबर 25th में हमारे पास है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम अ हाइट h with u and the particle height to h which हमारे पास इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल पी है, उसको हमने वर्टिकली फेंका है, पर एक हाइट से फेंका है। मतलब हम एक बिल्डिंग पे चढ़े हुए और यहाँ से हमने एक पार्टिकल को फेंका, और कितनी वेलोसिटी थी v। ये सिर्फ y वाली है क्योंकि वर्टिकली फेंका है। फिर एक और पार्टिकल है q, उसको हमने फेंका 2h हाइट से, मतलब उसके ऊपर चढ़े हुए, इससे ज्यादा हाइट पर है। और इसको हमने फेंका है हाइट 2h से और स्पीड है v, पर एक एंगल पे, ऐसे इस केस में फेंका है। अब हमें बताना है वो टाइम जिसमें इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा? मिनिमम। मतलब यहाँ से ये जो बॉल जा रही है ऐसे, और ऐसे यहाँ से जो मेरी बॉडी ऊपर फेंकी, कोई एक पॉइंट आएगा जब इनके बीच में ये जो दूसरी है और ये जो सेकंड वाली और फर्स्ट वाली, इनके बीच में गैप मिनिमम, वो हमें टाइम बताना था। क्वेश्चन क्लियर है आपको? Yes, ma'am. यस मैम। तो इस केस में हमें मिनिमम सेपरेशन का बताना था। ट्राई किया था किसी ने? Ma'am, theoretical ने किया था पर पत्थर मार के किया था. थ्योरेटिकल पर पत्थर मार के किया था। ठीक है, बहुत लेंथी क्वेश्चन था ये। बाकी क्वेश्चंस कैसे हुए सबके? ठीक हुए। ठीक हुए सब लोग? मार्क्स तो मेरे पास 1-2 के ही पता चले मेरे को अभी, पूरी लिस्ट आएगी तब मैं ठीक है। फिर पीपीटी कंटिन्यू करें फिर अपनी आगे लॉज ऑफ मोशन की अभी। यस Yes, मैम। ma'am. ओके, मेरे को एक सेकंड। यहाँ पे हमें 2 ब्लॉक्स दे रखे हैं जो इन कॉन्टैक्ट हैं, और इनको 100, ये क्वेश्चन नहीं कराया ना हमने? नो मैम। No, ma'am. नो मैम।
और यहाँ पे टोटल 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और हमें बताना है एक्सेलरेशन क्या होगा इस 5 kg वाले ब्लॉक। तो पहले ये बताओ, ये जब ये दो मास जुड़े हुए हैं तो इनका एक्सेलरेशन अलग होगा या एक होगा? दोनों सेम होगा। सेम होगा। जब दो ऑब्जेक्ट्स जुड़े हुए होते हैं तो वो सेम एक्सेलरेशन से मूव करते हैं, पर हम जब डायग्राम बनाएंगे इनका फ्री बॉडी डायग्राम तो वो अलग अलग करके बनाते हैं। तो ये मेरे पास 5 kg वाला मास, उस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? वेट डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल अपवर्ड, रिएक्शन 100 100 न्यूटन, न्यूटन। और बी के कारण 20 kg के कारण लग रही है। 20 kg की वजह से भी। मतलब सेकंड वाले के, सॉरी सेकंड वाले के कारण फर्स्ट पे, और इसका डाउनवर्ड वेट mg और यहाँ से 100, यही लग रहा है। यस मैम। यस मैम। अब सेकंड वाले की बात करते हैं, 20 kg वाले की। mg डाउनवर्ड, F12 नॉर्मल रिएक्शन हाँ, और 100 न्यूटन एंगल से लग रही है। 100 न्यूटन एक एंगल से लग रही है। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले बताओ कि इस 100 न्यूटन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है। कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस 100 न्यूटन के दो कंपोनेंट बनाते हैं, एक ऐसे आएगा और एक ऐसे आएगा। यस मैम। यस मैम। अब ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई। एक्स वाला कंपोनेंट क्या होगा? 100 साइन 30 डिग्री। करेक्ट, 100 साइन 30 डिग्री। और वाई वाला 100 cos 30। 30 डिग्री। 100 cos 30। करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास पहले तो ये बताओ इक्विलिब्रियम केस है या नहीं है? ये नहीं है। ये इक्विलिब्रियम केस नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन जैसे आ गया मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं अब कितना एक्सेलरेशन। तो मान लेते हैं ये, हाँ बोलो। अगर एक्सेलरेशन होगा तो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन नहीं होगी। नहीं, तो इक्विलिब्रियम वाली मतलब सम ऑफ एफ एक्स वो जीरो नहीं होगा। मतलब कुछ ना कुछ फोर्स बच रहा है जो उसे राइट साइड में लेके जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। ये समझ आया? यस मैम। मैम ये अभी- नोट्स पे वहाँ कांटा मार दो सिग्मा वो एफ एक्स इक्वल टू 0 में, बाद में समझ नहीं आएगा। अच्छा, काटा मारते, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मतलब ये एक्सेल, ये एम में बच जाएगा। यहाँ पे लिख देती हूँ सम ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एम ए, ये फोर्स बचा। इसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट भी है, ये भी हमारे साथ जब जुड़ के मूव कर रहा है तो ये एम डैश ए से मूव कर। अब अगर हम बात करें फर्स्ट सिस्टम की तो इस एम जी की वैल्यू क्या आएगी? 50। 50 आ जाएगी ना, 5 kg है तो इसकी वैल्यू 50। अब वाई डायरेक्शन में कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सेलरेशन यहाँ पे इस लाइन के अलॉन्ग होगी कि ऐसे फोर्स लगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 50 हो जाएगी। 50 हो जाए, है ना। अब अगर हम बात करें एक्स डायरेक्शन की तो कौन सी तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है? अगर ये ऑब्जेक्ट राइट साइड जा रहा है, राइट वाला ज्यादा था कम वाला, लेफ्ट वाला ज्यादा था फोर्स? राइट वाला। राइट वाला ज्यादा था। अब इन दोनों में से जो दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक है 100 न्यूटन और एक है F21, कौन से वाला राइट साइड लग? 100 वाला। 100 वाला राइट साइड। और पहले जो हमारे पास केस था, अगर इक्विलिब्रियम लेते तो 100 में से अगर मैं F21 वाला ऐड करती तो इसकी वैल्यू 0 आनी थी। यस ये मैम। पर यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो मेरे पास एक फोर्स बच रहा है, वो है एम ए, जो इन दोनों को राइट साइड लेके जा रहा है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? नो नो मैम। मैम। यहाँ पे हम मास की वैल्यू पुट करते हैं 5 kg, तो मेरे पास आएगा 100 माइनस F21 इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ ए। अब हमें ये F21 नहीं पता तो सब पहले ये निकालना पड़ेगा, तभी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। या फिर हो सकता है कुछ और बन जाए सेकंड इक्वेशन से जिससे डायरेक्ट आ जाए।
तो अब सेकंड सिस्टम पे चलते हैं और एक्स एक्सिस के नाम। तो अब आप मेरे को बताओ कि कौन सा फोर्स ज्यादा है, राइट वाला या लेफ्ट वाला? फिर से अगर इधर जा रहे हैं हम, राइट वाला। राइट वाला। और वो कौन सा फोर्स है? यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं ना, F12 और 100 sin 30। F12 ज्यादा। F12 ज्यादा है, और उसमें अगर मैं 100 sin 30 माइनस करूं तो ये फोर्स बच रहा है मेरे पास m डैश है। ये समझ आया सबको? यस यस मैम। मैम। अब इस केस में मेरे को पता है मास हो गया 20 A, और 100 sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50। 50। 50 हो जाएगी। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मेरे पास ये दो इक्वेशंस बच गई, दोनों में ही मेरे को F12, F21 और एक्सेलरेशन नहीं पता है, तो कैसे निकाल सकते हैं आप लोग? बताओ। बहुत छोटा सा कंसेप्ट। F21 को हम माइनस ऑफ F12 लिख सकते हैं। देखो, जब मैंने इक्वेशंस में वैल्यू डाली है तो ऑलरेडी मैं सब साइन लगा चुकी हूँ, है ना नीलेश? यस मैम। तो साइन तो ऑलरेडी लग मैम चुका है। इसको ऐसा कर सकते हैं, F21 को तोड़ सकते हैं, F2 माइनस F1 ऐसे तोड़ते हैं। देखो, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट, याद रखना बहुत जगह यूज होता है, दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होते हैं तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं कि अगर ये इधर से फोर्स लगा रहा है तो उतना ही फोर्स उधर से भी लगता है। ऐसे ही होता है, यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। बस डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। तो F12 जो है वो हमेशा, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ, वो F21 के बराबर ही होता है। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. और यहाँ पे ऑलरेडी सारी डायरेक्शन लग चुकी है, तो अगर मैं इन दोनों को बस ऐड कर दूं इक्वेशन को, तो ये वाला नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये तो जीरो ही हो गया, दोनों कैंसिल हो गए। और यहाँ से बचा 100 माइनस 50, हो जाएगा 50, और ये आ गया 25A। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2। 2 आ गया। दो। क्लियर है ये सबको? यस मैम। Yes, ma'am. तो बस ये ध्यान रखना, ये एक्शन रिएक्शन पेयर जो है वो हमेशा इक्वल। अब यहाँ पे एक बार स्टेप्स देखते हैं सारे हमने कौन से यूज करने। सबसे पहले एक ऐसा सिस्टम दे रखा होगा, उसके ऊपर कुछ फोर्सेस एक्सटर्नल है, कुछ इंटरनल। आप लोग मेरे को बता सकते हो ये जो अभी हमने ड्रॉ किया था जिसके लिए, उसमें कौन से एक्सटर्नल थे, कौन से इंटरनल? 100 न्यूटन एक्सटर्नल था। करेक्ट, 100 न्यूटन एक्सटर्नल था, और ये जो दोनों एक दूसरे पे लगा रहे थे वो Internal. इंटरनल। इंटर। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करेंगे, उनके ऊपर जो जो फोर्स है वो बनाते हैं, फिर जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम फोर्स है उसी में एक्सिस लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किया था, ये 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 और मैक्सिमम फोर्सेस इसी हिसाब से आ रही है जो नॉर्मल हमारे पास एक्स वाई एक्सिस होती है, और एक ही फोर्स है जो कुछ एंगल पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक्सिस इसी केस वाली ले, हम कुछ टेढ़ी मेढ़ी एक्सिस लेने की जरूरत नहीं। ये क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. फिर जैसे ही हमारे पास एक्सेलरेशन आया तो हमारे पास इक्विलिब्रियम का केस नहीं है, हमें ये कुछ ना कुछ वैल्यू बच रही है दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। अब यहाँ पे क्वेश्चन, अरेंजमेंट ऑफ टू ब्लॉक सिस्टम इज शोन, द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक रिस्पेक्टिवली इज। यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके ऊपर टोटल फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन, और हमें बताना है कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस वाले पे और इस वाले पे। मतलब ये जो 6 न्यूटन है, अब दोनों मूव करेंगे कुछ एक्सेलरेशन से ए से, यस है ना? मैम। मतलब ये फोर्स दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, एक 1 kg को हिलाने में लग जाएगा, एक 2 kg को हिलाने में लग जाएगा। अब हमें बताना है कि कितना है दोनों के पास। तो अगर मैं अभी कुछ देर के लिए जैसे इन दोनों का मास क्लब कर दूं, तो टोटल मास मेरे पास 3 kg है, यस मैम। और यहाँ पे लग रहा है 6 न्यूटन फोर्स। तो मैं 3 kg के हिसाब से एक्सेलरेशन बता देती हूँ, वो ही आ जाएगा इन दोनों का अलग अलग भी।
अगर जोड़ के देखो या अलग अलग करके देखो सेम ही एक्सेलरेशन आए। तो फोर्स है, मास है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 3 इनटू ए। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड 2। स्क्वायर। हाँ 2 आ, सॉरी। अब यहाँ पे जैसे मेरे पास 2 आया, वो इसका भी एक्सेलरेशन और इस वाले का भी, यस मैम। मतलब 1 केजी वाला पहले रेस्ट पे था, पर उसको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से कोई फोर्स खींच रहा है और उसका मास 1 केजी है। तो कितना फोर्स लगना चाहिए इस मास पे ताकि इसका एक्सेलरेशन ये हो? क्या होगा? 2 न्यूटन। 2 न्यूटन। करेक्ट। कि अगर मेरे पास, मेरे को देखना है फोर्स निकालना है, जब मेरे पास 1 केजी मास है और ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो इतना ही फोर्स लगेगा मेरे पास जो यहाँ लिखा मैंने। यस मैम। तो इसकी वैल्यू आ गई 2 न्यूटन। ऐसे ही अगर मैं सेकंड वाले के लिए निकालूं तो सेकंड वाला ब्लॉक मेरे पास 2 केजी का है और ये भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा? 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। अब हमारे पास ये सब सी ऑप्शन में है। और अगर हम ऐसे भी नहीं देखते, हम कोई और तरीके से देखते, देखो अगर ट्रिक हम देखते तो टोटल फोर्स 6 न्यूटन ही लग रहा है। तो जितना फोर्स पहले पे लग रहा है या दूसरे पे लग रहा है, वो उसका टोटल सम 6 आना चाहिए, यस मैम। है ना? कि यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कोई इस एंगल से फोर्स लग रहा है, इधर से लग रहा है, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में टोटल 12 आ रहा है, सेकंड में 3 आ रहा है, फोर्थ में 9 आ रहा है, सिर्फ थर्ड एक ऑप्शन है जिसमें टोटल फोर्स 6 न्यूटन। तो वैसे भी थर्ड ऑप्शन हो, पर ये सिर्फ तभी है जब एक डायरेक्शन के अलाउंग फोर्स लग रहा है और इसके अलावा और कोई फोर्स। क्लियर है सबको? यस मैम। मैम अगर अपोजिट साइड से भी फोर्स लगता मान लो 2 न्यूटन का, तो जो हाँ आंसर की वैल्यू थी उसमें सम 4 न्यूटन आना चाहिए था। हाँ, उसमें सम 4 न्यूटन आना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि जितना हम इधर से दम लगा रहे हैं फिर नेट फोर्स ही बदल गया ना उस केस में। तो नेट फोर्स तो मेरे पास 3 केजी का मास तो है, पर इधर से 6 लग रहा है, उधर से 2, तो अल्टीमेटली 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है जो राइट साइड में लेके जा। क्लियर है सबको यस ये? मैम। यस मैम। अब यहाँ पे देखो, as both block move together acceleration of both the blocks will be same। इस चीज को जरूर ध्यान रखना, वरना न्यूमेरिकल में अगर आपने एक का A1 लिया है दूसरे का A2 तो कभी सॉल्व ही नहीं। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, फिगर शोज 2 ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय लाइट। लाइट का मतलब जिसका भार बहुत कम है। जिसका भार बहुत कम है, मतलब बहुत हल्की स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मास कहीं भी नहीं लेना। इनएक्सटेंसिबल मतलब जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इनएक्सटेंसिबल मतलब है जो खींच के लंबी नहीं हो। अगर वो पहले 10 मीटर की है तो बाद में भी 10 मीटर की होगी, चाहे कुछ भी होता है, वो एक्सटेंड नहीं हो सकती है। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। और हमने यहाँ पे एक पुलिंग फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का, मतलब एक फोर्स है 10 न्यूटन जिन्हें खींच रहा है, और वो 3 केजी वाले पे डायरेक्ट लग रहा है पर कुछ एंगल पे लग रहा है। और हमें बताना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब ये जो रस्सी है ये क्या चाहेगी, मैं टूटू नहीं, और मेरी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो बराबर है हमेशा। तो ये जब मास खींचेगा तो वो इस साइड लगेगी, और इस मास के कारण क्या चाहेगी रस्सी, इस साइड फोर्स लगाएगी। ऐसे ही होगा कि दोनों साइड से खिंचाव को वो रोक सके। यस मैम। तो हमारे पास यहाँ पे टेंशन लग रही है, और टेंशन क्योंकि सेम ही रस्सी है और दोनों मासेस को कनेक्ट कर रही है, तो टेंशन दोनों साइड से तो सेम। पर हमें बताना इस टी की वैल्यू है क्या। तो अगर हम यहाँ पे फिर से देखें, दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग कर देते हैं। ये 2 केजी मास है, इस पे क्या क्या फोर्स लगेगा? 2 केजी एक मास वाले टेंशन का, एक 3 केजी वाले का। करेक्ट, एक टेंशन का लग रहा है और एक 3 केजी वाले का लग रहा है ना। अब इसके कारण जो टेंशन हो रही थी वो तो इधर लग रही है,
और यहाँ पे इसका कुछ डाउनवर्ड वेट हो गया mg और नॉर्मल रिएक्शन। अब 3 kg वाला इस पे क्यों नहीं लगा रहा है फोर्स, ये देखो। ये फोर्स तब लगता है जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट, क्या यहाँ पे आपस में कांटेक्ट में है या गैप है No, दोनों के नो बीच? मैम। गैप है यहाँ पे, तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स नहीं लग सकता है, तो बस टेंशन लगे। फिर अगर दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये 3 kg है, इसका डाउनवर्ड वेट m-g, नॉर्मल रिएक्शन है, और टेंशन इस तरफ लग रही है। इसके अलावा यहाँ पे जो 10 न्यूटन का फोर्स है, इसको ऊपर की तरफ लग रहा है, सॉरी, इसको दो पार्ट में तोड़ूंगी तो एक इधर एरो आएगा और एक ऊपर की तरफ आएगा, यस मैम। है ना। तो यहाँ पे ये कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos 60 और ऊपर वाला 10 sin 60, ऐसे ही होगा। यस मैम। yes ma'am. अब देखो, जब ये दोनों मूव कर रहे हैं तो ये सेम ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होंगे कि ये भी ए से और ये भी ए से। यस मैम। और अगर हम बात करें तो सेकंड वाले ऑब्जेक्ट में मतलब कुछ ना कुछ फोर्स है जो उसे राइट साइड खींच रहा है, और वो राइट साइड अगर आप डायग्राम में देखो तो एक ही फोर्स है जो है टेंशन, इसके अलावा तो और कोई फोर्स दिख ही नहीं रहा है जो राइट साइड जा रहा है, यही मतलब है। Yes ma'am. तो 10 cos 60 का क्या? उसपे तो वो तो सेकंड ऑब्जेक्ट की बात है ना, हम पहले वाले की बात कर रहे हैं। ये जो 2 किलो का है इसको भी तो खिंचाव मिल, पर वो खिंचाव मिल कहाँ से रहा है? इस ऑब्जेक्ट पे देखें तो ये दोनों फोर्स तो ऊपर नीचे लग रहे हैं, पर ये ऑब्जेक्ट तो राइट साइड मूव कर रहा है, तो राइट साइड तो मेरे पास बस टेंशन लग रही है। ये बात समझ आई सबको? Yes ma'am. यस मैम। मतलब ये टेंशन ही वो फोर्स है जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट इस एक्सेलरेशन ए से मूव कर पा रहा। मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ 2a के बराबर है ये, 2 इसका मास हो गया और a एक्सेलरेशन। यस मैम। Yes ma'am. अब सेकंड वाले ऑब्जेक्ट में मेरे पास राइट साइड में फोर्स लग रहा है 10 cos 60 और लेफ्ट साइड में इसको खिंचाव मिल रहा है नेगेटिव वाला 10 t, पर उसके बावजूद भी ये 3a जो फोर्स है इसके कारण राइट साइड मूव कर पा। ये बात समझ आई सबको Yes ma'am. कि यहाँ एक पे बार दोबारा बता दो। देखो, जैसे हम पहले वाले केस में करते बिल्कुल वैसा ही हमने क्या किया, राइट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा था उसमें से लेफ्ट वाला माइनस कर दिया, क्योंकि ये पूरा का पूरा डब्बा 3 किलो का राइट साइड जा रहा। तो अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता तो इस पूरे की वैल्यू 0 आती, पर क्योंकि इक्विलिब्रियम नहीं है मतलब ये कुछ फोर्स से आगे जा रहा है, और कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, ए से, मतलब वो इस फोर्स के बराबर हो गया एम ए की। Yes ma'am. यस मैम। और हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं टेंशन की वैल्यू है 2a, तो उसको अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास आएगा 10 cos 60 इज इक्वल टू 5a। यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। Yes मैम ma'am. 1। एक्सेलरेशन हमारे पास 1 आ जाएगी, तो हमारे पास टेंशन बतानी थी, तो टेंशन तो ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन है, टेंशन आ जाएगी हमारे पास 2 न्यूटन। क्लियर है सबको ये? यस मैम। Yes, ma'am. किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, प्लीज बता दो। No ma'am. ठीक है, फिर इससे आगे हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, वो तो अब हमारी फ्राइडे को होगी। तो जब तक प्लीज यहाँ तक सारा रिवाइज करके आना, वरना नहीं समझ यस आएगा, मैम। Okay ma'am. गैप आ जाता है ना तो फिर समझ नहीं आता है। Thank you then everyone.